हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर पार्ट 2 ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस और उसको कैसे कैसे यूज करते हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशंस क्या है? सबसे पहले डायमेंशन जो होती हैं वो है हम किस तरह से हम यूज करते हैं अपने फंडामेंटल ऐसा यूनिट्स को। जो हमारे फंडामेंटल जो बेसिक्स थे हमारे, जो हमने पढ़े थे रास्ते में, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था लेंथ, मास, टाइम, इंटेंसिटी एक्सेट्रा, जो 7 थे बेसिक्स। सो आज हम उसी पे थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे बात करेंगे, जो थोड़ा डिटेल में जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे पास जो मेन है dimension of length, dimension of mass, dimension of time, dimension of electric current, उसके बाद dimension of temperature, dimension of intensity, luminous intensity, उसके बाद है amount of substance। सो लेंथ के लिए हम L यूज करते हैं, मास के लिए हम M यूज करते हैं, टाइम के लिए हम T यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम C यूज करते हैं, A यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए हम K यूज करते हैं, और इंटेंसिटी के लिए हम CD यूज करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम मोल यूज करते हैं। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मोल्स में कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, सो हमारे ये बेसिक 7 है जो हमारी डायमेंशन है, जिनको हम यूज करते हैं। ओके, सो हम इनको यूज करने वाले हैं। सो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं डायमेंशंस को? सो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। डेंसिटी आपने एक वर्ड सुना होगा जिसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी एक ऐसी एंटिटी है जो हम कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी जो हमारा एलिमेंट है या कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितना डेंस है। लाइक आपने देखा होगा एक हनी और वाटर, तो जो हनी है वो ज़्यादा डेंस है, तो डेंसिटी ऑफ हनी इज मोर और ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। सो दिस इज आवर डेंसिटी। डेंसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम। सब्सटेंस का मास कितना है और वो कितने वॉल्यूम में है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? अगर हम इसकी डायमेंशंस निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? मास के लिए सबसे पहले मास की डायमेंशन क्या है? m, तो मैं लिखेंगे m। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो लेंथ को भी हम किस में नापेंगे? ऑब्वियसली l में, ब्रेथ को भी l में, और हाइट को भी l में। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? m अपॉन में l इंटू में l इंटू में l, राइट। तो यहाँ पे डायमेंशन हो जाएगी m L power minus 3. So finally, dimensions of density is ml minus 3. क्योंकि टाइम के इंडिपेंडेंट है तो टाइम यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ml minus 3 t0। ओके, सो अब हम थोड़ा इससे डीप में जाएंगे और हम देखेंगे कि अलग अलग डेंसिटीज को अलग अलग डायमेंशंस को हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, सो अगर हमें वेलोसिटी दी गई हो तो वेलोसिटी की अगर हमें डायमेंशंस निकालें तो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ में, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे? l।
और टाइम के लिए क्या लिखेंगे टी, और इसकी सिंपली क्या बन जाएगी डायमेंशन एल टी माइनस टू। अगर हमें निकालना हो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन सो वेलोसिटी के लिए क्या था एल टी माइनस वन अपॉन में टाइम है तो टी माइनस वन। फाइनली ये टी माइनस वन ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा एल टी माइनस टू। अगर हमें निकालना हो फोर्स, तो फोर्स में क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए क्या निकाला हमने एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। सिंपली सी क्या बन जाएगी डायमेंशंस एम एल टी माइनस टू। अगर हम फोर्स के अलावा निकालना चाहते हैं वर्क की, तो वर्क होता है फोर्स इंटू में डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होगा फोर्स की आपकी क्या है एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस भी है एल, तो यहाँ पे आपकी फाइनली वर्क की क्या हो जाएगी एम एल टू टी माइनस टू। अगर आपको निकालना हो पावर, तो वो होता है वर्क अपॉन में टाइम। तो वर्क क्या है यहाँ पे एम एल टू टी माइनस टू, टाइम क्या हो गया टी, तो ये टी हो जाएगा माइनस थ्री। ओके, सो इस तरीके से आप एक डायमेंशंस मतलब एक की डायमेंशंस की हेल्प से आप दूसरे की डायमेंशंस किस तरह से ड्राइव कर सकते हो, ये आपने देखा है। जैसे मैंने वेलोसिटी की डायमेंशंस की हेल्प से एक्सेलरेशन की डायमेंशंस निकाली, फोर्स की डायमेंशंस निकाली एक्सेलरेशन की हेल्प से, वर्क की डायमेंशंस निकाली फोर्स की हेल्प से, और पावर की डायमेंशंस निकाली वर्क की हेल्प से। सो यहाँ पे जो डायमेंशंस हैं वो एक दूसरे की हेल्प से निकाल सकते हैं। आप सिंपली भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको एक्सेलरेशन के बारे में पहले से पता तो निकाल लिया, अगर आपने इसे वो पहले से सॉल्व किया हुआ तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेलरेशन को डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरीके से हम कुछ रिलेशंस निकाल सकते हैं डायमेंशंस के बीच में। तो डायमेंशंस जो है हमारी किस काम आती है, कंसिस्टेंसी क्या है डायमेंशंस की, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। अगर हमें डायमेंशंस की कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे, लाइक एग्जांपल लेते हैं, पहले लिख लेता हूँ मैं कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशन। सबसे पहले हम जानते हैं कंसिस्टेंसी क्या है। कंसिस्टेंसी का मतलब है अगर हमारे पास मान लीजिए छोटा सा फॉर्मूला है एच इक्वल्स टू यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। शायद आप में से बहुत से बच्चों ने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, तो इसमें मैं बता देता हूँ। एच जो यहाँ पे डिस्टेंस का काम करता है, यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, जो और जो टी है वो टाइम है, या ए एक्सेलरेशन और यहाँ पे टी टाइम है। सो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। बट अगर हमें चेक करना है कि ये फॉर्मूला वैलिड है कि नहीं है, तो हम किस तरह चेक करेंगे, तो उसके लिए हम इसको चेक करने के लिए डायमेंशंस की हेल्प ले सकते हैं। किस तरह से करेंगे आप देखते हैं। जैसे एस मैंने बताया डिस्टेंस के लिए होता है, तो एस के लिए क्या हो जाएगा एल, यू टी के लिए क्या हो जाएगा, यू जो है मैंने बताया था डिस्टेंस के लिए, सॉरी वेलोसिटी के लिए होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल अपॉन में टी माइनस वन। टी यहाँ पे टाइम है तो टी, तो टाइम इनवर्स से टाइम कटा दो एल हाफ ए टी स्क्वायर। ये हाफ तो डायमेंशन लेस है क्योंकि मैथमेटिक्स टर्म है, इससे तो कुछ होगा नहीं। एक्सेलरेशन के लिए आपने पढ़ा था एल टी माइनस टू, और यहाँ पे टी स्क्वायर तो यहाँ पे टी भी हो गया, तो माइनस टू आइटम से प्लस टू आइटम कर दिया, तो इसका भी एल। फाइन, तो अब ध्यान से देखिए, जो एस था उसके लिए एल आया, यूटी में भी एल आया, और हाफ ए टी स्क्वायर में भी एल आया। सो सेम डायमेंशंस की चीजें जो टर्म्स होती हैं वो ऐड हो सकती हैं। अगर डिफरेंट डायमेंशंस होते तो ऐड नहीं हो पाती। जैसा लाइक ये लेंथ है और ये मास होता, तो इन दोनों का आप ऐड नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाता। बट यहाँ पे क्योंकि ये सेम डायमेंशंस में है तो आप इनको ऐड कर सकते हो, और जो ऐड करके आंसर आएगा लेंथ में आएगा। लाइक आपने एक छोटा एग्जांपल लिया 2 मीटर प्लस 5 मीटर, सो इक्वल्स टू 7 मीटर। बट क्या आप 2 मीटर प्लस में 5 लीटर कर सकते थे? नहीं,
ये गलत हो जाता। तो यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी पता चलती है कि जो हमारा फॉर्मूला जो है, जो हमने ड्राइव किया है, या जो पहले से बना हुआ है फॉर्मूला, क्या वो सही है या गलत है। ओके, सो अभी जो हमने एग्जांपल लिया उससे हमें पता चला कि जो फॉर्मूला था हमारा वो सही था। अगर मैं इसी के अंदर कुछ ऐसा करता, ओके, तो इसमें क्या होता है, एच के लिए एल आ जाता, यूटी के लिए एल टी इनवर्स इंटू में टी, यानी कि एल आ जाता वापस। इसके लिए आता एल टी इनवर्स और टी स्क्वायर, यानी कि इसका डायमेंशन आती एल टी, राइट। तो यहाँ पे जो डायमेंशन आई वो कुछ इस तरीके से है। सो डिसिमिलर जो डायमेंशन है वो ऐड नहीं हो सकती, इस वजह से क्या हो जाता है, गलत। तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसकी वजह से गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये वेलोसिटी है, और लास्ट जो हमने पढ़ा था अभी वो था एच इक्वल्स टू यूटी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, वो यहाँ पे एक्सेलरेशन था, जिसकी वजह से आंसर सही आ रहा था। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंसी से चेक कर सकते हैं जो फॉर्मूला आपको दिया गया है या जो फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है वो सही है कि नहीं है। सो हम जानना चाहेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कंस्टेंट्स। सो हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स है और सिमिलरली दो टाइप की कांस्टेंट्स है। क्या है, डायमेंशनल वेरिएबल्स और फिर डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। सो ये क्या है, वेरिएबल्स क्या है। सो वेरिएबल्स लाइक आपने फोर्स निकाला, फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो जो फोर्स है बार बार चेंज हो जाएगा जैसे जैसे एक्सेलरेशन चेंज होगी, तो जो फोर्स है यहाँ पे एक वेरिएबल है, राइट। तो अभी डायमेंशन और डायमेंशन ऐसा क्या मीनिंग है, सी अगर आप एक पर्सन है जो फोर्स इस साइड से लगा रहा है और एक पर्सन है जो फोर्स इस साइड से लगा रहा है, राइट। इसका फोर्स है से 2 न्यूटन, इसका फोर्स है से 3 न्यूटन। सो ऑब्वियसली बात है अगर कोई ऑब्जेक्ट है बीच में रखा है तो वो मूव करेगा इस साइड, और फोर्स क्या होगा, इसकी डायमेंशन इधर थी तो ये पॉजिटिव की साइड, इसकी डायमेंशन इधर थी तो नेगेटिव की साइड। ओके, सो ये क्या होती, टर्म्स ऐड हो जाती और फाइनल आंसर आता आपका -1 न्यूटन। सो ये जो -1 न्यूटन की फोर्स है, ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव करता, राइट। सो ये है डायमेंशन का काम जो हमें बताती है कि किस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा या किस डायरेक्शन में से मूव कर जाए। सो यहाँ पे ये होती है डायमेंशन वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स डायमेंशंस के ऊपर यानी कि डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। फाइन, कुछ वही ऐसी टर्म्स होती है जो डायमेंशन लेस होती है, जिन्हें डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हर तरफ इक्वली होती है। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, लाइक एंगल, स्ट्रेस। एंगल क्या है, अगर आप एंगल किसी को नापते हैं, अगर आपने दो चीजों के बीच में एंगल नापा, तो आप चाहे इधर से नापें या चाहे इधर से नापें, ये एंगल जो थीटा और थीटा ही रहेगा, राइट। तो ये आपका डायमेंशन के ऊपर या डायरेक्शन के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं होता, ये डायमेंशन लेस है। सो इसके छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसका एंगल और स्ट्रेस हो गया, और सिंपली आप इसके लिए ग्रेविटी भी कह सकते हैं। ग्रेविटी आप किसी भी डायरेक्शन में जाए आपको सेम मिलेगी, ना अपोज करेगी ना अट्रैक्ट करेगी, ओके। उसके बाद आपके इसके अंदर एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है, प्रेशर है, राइट। सो ये कुछ डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं और ये कुछ डायमेंशनलेस वेरिएबल्स हैं। सो अब हम कांस्टेंट्स के बारे में बात करेंगे कि इसी तरीके से कांस्टेंट्स कैसे कैसे होते हैं।
डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कुछ जो कांस्टेंट्स होते हैं हमारे वो डायमेंशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो आपका डिपेंडेंस होता है लाइक यहाँ पे डिपेंडेंट कैसे है, यहाँ पे डिपेंडेंट है सी, अगर दो ऑब्जेक्ट है तो इनका जो ग्रेविटी होगी वो किस साइड अट्रैक्टिव ज्यादा होगी और किस साइड अट्रैक्टिव कम होगी। तो इस तरीके से हम देख के सकते हैं जो कांस्टेंट है ये हमारे डायमेंशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अब डायमेंशन लेस क्या होता है, लाइक पाई। अगर आपको किसी का एरिया निकालना है राइट, तो आप क्या करते हैं, सर्कल का एरिया निकालने से पाई आर स्क्वायर राइट। इसके लिए आपको पाई के लिए कोई डायरेक्शन नहीं देखनी है, आपको सिर्फ सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए और पाई की वैल्यू पुट करनी है। आप इसका निकाल सकते हैं एरिया। अब ये किसी भी सरफेस पे ऐसे हो या ऐसे हो या इस डायरेक्शन हो, कहीं पे भी लेके जाएंगे तो इसका जो एरिया होगा वो सेम होगा, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी अगर मास इन दोनों में चेंज होता है या इन दोनों में रेडियस चेंज होता है। ठीक है, तो जो फोर्स जो है वो चेंज हो जाएगा इनके बीच में। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, फोर्स इज अ डायमेंशनल वेरिएबल। जिसकी वजह से यहाँ पे जो कांस्टेंट आया वो भी डायमेंशनल हो गया। फाइन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर। इसका मतलब है कि हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लाइक अभी हमने किसी चीज को एमकेएस में नापा है, हम चाहते हैं कि उसी का आंसर हम सीजीएस में दे पाए, तो ये कैसे करेंगे राइट। तो इसका हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल को समझते समझते इसको समझेंगे किस तरह से कन्वर्जन होती है। ठीक है, एमकेएस इज जनरली एसआई यूज, जो एसआई है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसको हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। तो से हमने एक क्वांटिटी ली, जूल को हमें कन्वर्ट करना है टू कन्वर्ट जूल इनटू ERG। तो जूल जो है वो एमकेएस सिस्टम के हिसाब से है और सीजीएस सिस्टम के हिसाब से इसको ERG कहते हैं। और ये यूज किस लिए होता है, एनर्जी के लिए। अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम उसे जूल में या ERG में कैलकुलेट करेंगे। अगर हम जूल में कैलकुलेट करें तो इसका मतलब हमने एमकेएस सिस्टम यूज किया है, अगर हम ERG यूज करें तो हमने इसका मतलब है सीजीएस सिस्टम यूज किया है। हम देखते हैं, हमने 1 जूल ली, 1 एमकेएस सिस्टम में जो जूल होता है वो होता है आपका MLT। हम क्या करेंगे इसके अंदर सिंपली जो 1 kg है और इसके अंदर 1 ग्राम है, तो यहाँ kg और ग्राम में कितना डिफरेंस है, 1000 ग्राम राइट। उसके बाद हम kg के बाद आते हैं L पे लेंथ के ऊपर। तो लेंथ जो है हम यहाँ पे मीटर यूज करते हैं और यहाँ पे सेंटीमीटर यूज करते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका टाइम। तो टाइम जो है इसमें सेकंड और इसमें भी सेकंड है, 1 सेकंड इक्वल्स टू 1 सेकंड का कांस्टेंट रहेगा, इधर भी 1 सेकंड रहेगा राइट। अच्छा, अगर आपने इसकी चीज एनर्जी की जो होती है वो होती है mL² एंड T-2। ये जो होती है सिमिलरली एनर्जी जो हमने जो वर्क कैलकुलेट किया था उसी की तरह इसकी डायमेंशंस होती है mL² T-2। अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो यहाँ पे m आया इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है N1U1 इक्वल्स टू N2U2। तो यहाँ पे n होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं और ये डायमेंशंस होते हैं। लेट्स से जो इसका N1 है और उसका भी N2 और इसका U1 और इसका U2। हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे,
हम यहाँ पे करेंगे m1 अपॉन में m2, l1 अपॉन में l2, t1 अपॉन में t2। सो मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर क्या होता है ml² t माइनस 2। तो m की पावर जो है वो 1 है, l की पावर स्क्वायर है और t की पावर -2 है। तो हमारा m1 जो है वो यहाँ पे है 1000 और वहाँ पे 1 ग्राम। अभी हम इसे सेम कंडीशन में लेंगे ग्राम में, क्योंकि हमें कन्वर्जन इसी ग्राम में करनी है। तो हम इसको जो मास है वो ग्राम में कन्वर्ट किया है हमने। जो लेंथ है वो हमारी 100 है और उधर 1 है। जो टाइम है वो सेम है 1 1। हमारी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर -2 है, राइट। सो 1000 की पावर 1 यानी कि 1000, 100 की पावर 2 यानी कि 10,000 और तो 1 ही रहेगा, राइट। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हमने लेट्स से जो n2 था वो 1 है और जो n1 था वो भी 1 है, राइट। तो n2 यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू में तो ये n1 n2 n1 u1 आ जाएगा, जिसमें हम क्या कहेंगे इसे 10 पावर 7 ERG। सो 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 ERG। यानी कि अगर आप कहते हैं कि लेट्स से आपने एक वर्क करने में 10 जूल एनर्जी यूज की है, तो उसे ERG में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंस 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 ERG, so 10 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 इंटू में 10 ERG, और सिंपली कैन से 10 पावर 8 ERG। सो दिस इज द कन्वर्जन, जिस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में। ये सिस्टम जनरली तब यूज होता है जब आपको आपकी मेजरमेंट को मॉडिफाई ना करना पड़े, पूरी जो आपने कैलकुलेशंस की हैं उसको दोबारा ना करना पड़े, ताकि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कन्वर्ट डायरेक्टली कर सकें। आपको जस्ट उसकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए एंड कन्वर्जन आनी चाहिए, आप उसे सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। हमें देखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। लाइक एफ जो है वो डिपेंडेंट है, हमने कहा कि मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। हम यहाँ पे एफ जो है वो सेंटीमीटर फोर्स ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने कहा जो फोर्स है वो मास, वेलोसिटी और रेडियस इन तीनों पे डिपेंडेंट है। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करें कि हमें पता चल जाए कि हमें किसकी पावर्स क्या होंगी। जिस स्लाइड से m की पावर a हमने जो लेट की है, v की पावर v और r की पावर c। हमें ये नहीं पता कि m की क्या पावर है, v की क्या पावर है और r की क्या पावर है। तो हम इसे किस तरह से करेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको फोर्स बताया था m/l/t-2। अगर आपको रिमेंबर नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कीजिए और आपको पता चलेगा कि फोर्स की जो वैल्यू थी वो m/l/t-2 थी, फाइन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, लेट्स सी इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। F इक्वल्स टू यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन था उसमें एक कांस्टेंट हमने ऐड किया MA/V/BRC, ओके। तो यहाँ पे हमने फोर्स के लिए डायमेंशंस लिखी कि एक डायमेंशन लेस है, सो लेट्स से K इक्वल्स टू 1। M की जो डायमेंशन हमें पता नहीं, हमने लिखा M की डायमेंशन A। जो V की डायमेंशन है, V होता है हमारा वेलोसिटी होता है l/t-1, राइट। इसकी भी आप पीछे से रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं कि हमने अभी कैलकुलेट करी थी। तो ये V हो गया, और जो R है रेडियस वो होता है लेंथ, तो वो C हो गया, ओके। सो अब हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसके अंदर ये चेक करेंगे जो M है वो A है, फाइन। तो ये A ही रह गया, A इक्वल्स टू 1। अब जो लेंथ है उसकी कैसे निकालें, एम ए लेंथ पे हो गया, लेंथ पे B और C, तो L पे B प्लस C, T पे जो है T
फिर बी है माइनस बी, फाइन, क्योंकि माइनस वन इंटू में बी माइनस बी। तो एम पे जो था वो 1, एल पे 1 और टी पे -2, तो ए तो हमें डायरेक्टली मिल गया 1, लेकिन अब हमें निकालना है एल पे 1, यानी कि बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 एज यू कैन सी। और जो टी पे है माइनस बी, तो माइनस बी इक्वल्स टू -2, यानी बी हमारा जो सिंपली हो गया वो 2। सो हमने ए कैलकुलेट कर लिया और बी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास बचा सर सी, तो हमारे पास यहाँ पे बी की वैल्यू है 2 प्लस सी इक्वल्स टू 1, सो सी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1, यानी कि हमारे को इसके ऊपर सी की वैल्यू -1 रखनी है, फाइन। तो हम इसको सिंपली पुट करते हैं, एम के ऊपर 1 रखा हमने, एल टी -1 के ऊपर हमने 2 रखा, और लास्ट एल के ऊपर हमने 1 रखा, सॉरी -1 रखा। ओके, सो हमें यहाँ क्या करना है, एम एल स्क्वायर टी -2 एल -1, क्योंकि यहाँ एल स्क्वायर है, यहाँ -1 से कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो एम L1 टी -2। सो एज यू कैन सी, जो हमारे पास रिजल्टेंट डायमेंशंस है वो हमारी फोर्स की डायमेंशंस के इक्वल है। सो हमें यहाँ क्या करना है, इस डायमेंशंस के हिसाब से इसको लेके चलना है, यानी कि हमारे पास जो ए की वैल्यू होगी वो 1 होगी, बी की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, और सी की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो भी -1 होगी। यानी कि अगर हम इसे सिंपली सॉल्व करना चाहें तो F इक्वल्स टू एम पे हमें सिर्फ 1 लिखना है, बी के ऊपर हमें 2 रखना है, एंड सी के ऊपर हमें सॉरी आर के ऊपर हमें -1 लिखना है। या तो फिर हम इसके फॉर्मूले को सिंपली लिख सकते हैं इस तरीके से, फोर्स इक्वल्स टू के कांस्टेंट रहेगा के इनटू में एम वी स्क्वायर बाय में आर। सो अभी तक हमें सब इतना पता था कि जो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम वी और आर के। उसके बाद हमने एक उसके अंदर एक कांस्टेंट लगाया जिसकी वजह से इसके अंदर कोई चेंजेस हो तो पता चल जाए हमें, और फिर हमने उसको डायमेंशन के हिसाब से मेजर किया और हमें उसकी पावर्स के बारे में पता चल गया, जिसकी वजह से हमने उसको पूरा फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। तो फोर्स जो होता है सेंटीमीटर फोर्स, उसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाय में आर। सो इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको एरर्स के बारे में बताऊंगा मैं, और एरर्स बहुत जरूरी है हमारे आई के लिए, आईआईटी में मेन पूछे जाते हैं। सो थैंक्स अलॉट। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना हो इसके बारे में तो आस्क इन कमेंट्स। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद।